1 सेकेंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम एंड इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. Charge is 1 coulomb and charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. So this comes out as 6.25 into 10 to the power 18 electron. Right? Now, total number of electrons is number of electron per second. Number of electron per second into time. और हमको क्या निकालना है? टाइम. तो n कितना है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. तो टोटल इलेक्ट्रॉन है पर सेकेंड कितने मूव कर रहे हैं? 10 टू द पावर 9. तो टाइम इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड. दिस मच सेकेंड. ओके, अब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है. तो पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करो. कैसे? डिवाइडेड बाई 60. फिर इसको आवर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाई 60. फिर इसको डे में कन्वर्ट करो, 24. फिर इसको ईयर में कन्वर्ट करो, 365. और इससे फिर आंसर आ जाएगा. ठीक है आरुषि? द क्वेश्चन नंबर 2. देखो, अगर आपको मेंशन नहीं हो ईयर्स का तो डू इट इन सेकेंड. ओके, देन इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. राइट? हाँ ऋषि बोल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज का है वही बता रहा हूं. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ये बाद में कर लेना आरुषि. है क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर? एक कप ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना? 250 ग्राम. दैट इज एन एवरेज कप साइज 250 ग्राम. तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है? तो देखो, 1 मोल वाटर कितना होता है? 18 ग्राम. राइट? 1 मोल वाटर 18 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 250 अपॉन 18. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. सो नाउ नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल में कितने? वो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? ठीक है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर. ठीक है, तो दैट इज 250 अपॉन 18 इंटू 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं, है ना, इंटू 10 टू द पावर 3. दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इक्वल होंगे. एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे? ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल कितने? 10. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो गए. इतना सही है? इसमें किसी को डाउट नहीं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज 250. ये 3 हो गया ना. 250 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10. एंड देन चार्ज नेगेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव, क्योंकि इक्वल होगा. तो चार्ज जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और वो आ गए तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो. 10 टू द पावर 24 हो गया इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19.
So this much amount of negative or positive charge in coulomb, right? Next, fourth. ये समझ में आ गया ना? Next, fourth. Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square law dependence on the distance between them. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude for electron and for two electron and a proton or for two proton. So basically इसमें हमें क्या करना है, overall comparison करना है between the electrostatic force and the gravitational force. ठीक है? Riya, we are on question number 5. Okay? Question number 4, sorry. So we have to this for one proton and one electron. Electric force कितना हुआ? 9 into 10 to the power 9 into charge दोनों पे equal कितना? 1.6 into 10 to the power minus 19 दोनों पे equal तो square upon r square. That is electric force. Then gravitational force. कितना होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 6.67 G m1. मास ऑफ प्रोटोन कितना? 1.67 into 10 to the power minus 27 into mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 upon r square. अब आप क्या करोगे? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो. 1 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज रेशो आ जाएगा एंड यही आपको चाहिए. इसमें से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा. आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. व्हाट विल बी देयर? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर अपॉन 6.67 into 10 to the power minus 11 into 1.67 into 10 to the power minus 27 into 9.1 into 10 to the power minus 31. ये थोड़े मासेस और चार्ज याद कर लो. प्रोटॉन पे मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है. दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 27. इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है. दैट इज 9 into 10 to the power minus 31. ठीक है आरुषि, रिया, ये तो हो गया फॉर वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन. इफ वी टॉक अबाउट टू इलेक्ट्रॉन या टू प्रोटॉन, अगर दो प्रोटॉन की बात करें तो इसमें क्या चेंज होगा? सिर्फ मास चेंज होगा. ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गया, अगर दो प्रोटॉन हो गए तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन का मास हो जाएगा. दो इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा. कर लोगे इतना तो, राइट? तो सेकंड पार्ट इसका बाकी क्या बोल रहे? क्वेश्चन नंबर 4. नहीं एनसीईआरटी का. ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इसका सेकंड पार्ट. एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स of their mutual attraction when they are that much apart. देखो, सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालनी है. फोर्स कितनी हो गई? किसके इसके बीच में है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में फोर्स हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9. दोनों पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज गिवन 10 टू द पावर माइनस 10 स्क्वायर.
तो इतना फोर्स आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास फोर्स तो पूरा ये हो गया है ना, ये पूरा आ जाएगा कैलकुलेट करके, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, फोर्स तो सेम होगी। देखो हमेशा इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं दोनों के ऊपर फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ है। ए और बी, ए बी पे फोर्स लगाता है, बी ए पे लगाता है, तो दोनों हमेशा इक्वल होगी, चाहे चार्ज की वैल्यू दोनों पे कुछ भी हो। ठीक है, मान लो ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है और ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स जो भी होगी वो सेम होगी। इट्स नॉट के इन चार्ज के रेशो में डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1 वाला 5 पे लगाएगा, 5 वाला 1 पे लगाएगा, तो फोर्स दोनों पे सेम हो गई। देन व्हाट इज डिफरेंस? मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन, ये फोर्स तो यही आ जाएगी यहाँ पे, है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। नाउ फिफ्थ, नहीं देखो, अनलेस स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज टेक फ्री स्पेस। बाय डिफॉल्ट अनलेस स्पेसिफाइड हम हमेशा फ्री स्पेस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। और अदरवाइज हमेशा के की वैल्यू दी हुई होती है, जो भी है क्वेश्चन में के की वैल्यू दी होगी या उसके बारे में जिक्र जरूर होगा। एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन thread, another charged metallic sphere is held by an insulating handle, is brought closer to A such that the distance between their center is 10 centimeter. कुछ नहीं, एक चार्ज स्फीयर है A और एक चार्ज स्फीयर है B, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। लेट्स से इस पे भी चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q। ओके, sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D. C and D are then removed and B is brought closer to A by distance 5. अब देखो, इसको A को C के साथ कनेक्ट किया जो कि अनचार्ज था, तो A और C दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 Q/2। तो A पर अब चार्ज कितना हो गया? Q/2, क्योंकि इसको इसके साथ टच किया। सिमिलरली B को D के साथ टच किया, B को D के साथ टच किया, B के ऊपर भी चार्ज Q और D पे 0, तो कितना हो गया B पे चार्ज? B पे भी Q/2 हो गया, D पे भी Q/2 हो गया, इधर A पे भी Q/2 हो गया और C पे भी Q/2 हो गया, राइट। सो अब हमने B को इसके पास रख दिया विद Q/2 चार्ज एंड डिस्टेंस इनके बीच में 5 कर दिया। हमको बताना है अब फोर्स कितनी होगी। अगर पहले F थी तो अब कितनी होगी, राइट। ये मान लेते हैं F', तो पहले F कितनी थी? Q² अपॉन 10²। ठीक है, अब कितनी है? F' इज इक्वल टू K Q/2² एंड 10/2 लिख रहा हूं मैं, 5 है ना, कंपेयर करने में मुझे आसान होगा। डिस्टेंस हाफ कर दिया 10/2², तो ये 2 कैंसिल हो गए ना स्क्वायर में, तो कितनी हो गई? सेम। So this will be equal to F. So overall the force will remain same. ठीक है रिदिम? मेक, कुछ समझ में आ रहा है? राइट। यश, अश्वित,
नाउ सिक्स्थ, आरुषि हो गया? Sixth, consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle. What is the force on charge Q placed at the centroid of triangle? ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल, दिस हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी है, और सारे कॉर्नर्स में आइडेंटिकल चार्ज है, तो सेंटर पे फोर्स हमेशा जीरो होगी। ठीक है, कुछ भी हो। अब वो प्रूव कैसे करना है वो तुम्हें देखना है, कोई भी जुगाड़ लगा के प्रूव कर दो, वो हमेशा जीरो होगी। ठीक है, इफ इट इज ए रेगुलर पॉलीगन एंड ऑल कॉर्नर्स हैव आइडेंटिकल चार्ज, देन सेंटर पे फोर्स हमेशा जीरो होती है। ठीक है, ये कहाँ से डिराइव होता है? ये हमने बचपन में वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है, इफ सम वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम आर आल्सो इक्वल, देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कुछ वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच के एंगल भी इक्वल हो तो उनके रिजल्टेंट हमेशा जीरो होते हैं। राइट, इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, बट अदरवाइज इफ यू विल राइट दिस स्टेटमेंट ना, स्टिल इट वर्क, क्योंकि दैट इज अ प्रूवन लॉ है वेक्टर का। ओके, इन दिस केस वी हैव अ ट्राइंगल, राइट, एंड on the corner of triangle we have charge Q, Q, Q. This is at center. ये डिस्टेंस मान लेते हैं R, ये डिस्टेंस भी R और ये डिस्टेंस भी R, राइट? और सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q, करेक्ट? इसको 1, 2, 3 एंड ये 4, राइट? अब 1 इसको रिपेल करेगा, हमें फोर्स कहाँ पे निकालनी है? सेंटर पे। हमें जहाँ फोर्स निकालनी है वहीं पे फोकस करो, उसके ऊपर तीनों चार्ज फोर्स लगाएंगे तो 3 फोर्सेस आएंगे, राइट? फर्स्ट वाला किधर लगाएगा, सेकेंड वाला किधर लगाएगा, थर्ड वाला किधर लगाएगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। सो बिकॉज सेम साइन है तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज F4(1), करेक्ट? सेकेंड वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा F4(2) एंड थर्ड वाला इस डायरेक्शन में लगाएगा F4(3). इनके बीच के एंगल कितने होंगे ज्योमेट्री से? दैट इज 120 डिग्री ईच। ठीक है, अब मैं इसको आपको अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, राइट? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? F41, F42, F43 आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? F41 इज इक्वल टू F42 इज इक्वल टू F43 इज इक्वल टू K Q Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ F, व्हेन आई राइट F से F0, ये मान लिया मैंने। मैं बार बार इतना बड़ा क्यों लिखूं? तो मैंने इसको F0 मान लिया। क्लियर? नाउ आई हैव 3 फोर्सेस, F0, F0 एंड F0। ये मैं स्ट्रेट एक लाइन बनाता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, दिस इज से X, दिस इज से Y। ओके, now what will be the angle? This one, this is 30 and this is also 30। ठीक है, क्योंकि ये 120 है ना, ये 120 है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब इसके 2 कंपोनेंट कर देते हैं, 1, 2, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, राइट? ये कंपोनेंट हो गया कितना? F0 cos 30, जिसके साथ एंगल दिया होता है वो cos कंपोनेंट होता है।
and F naught sin 30, राइट. नाउ अब इसके कंपोनेंट कर लेते हैं. इसके ये हो गया और एक ये हो गया. ठीक है, ये कितना F नॉट cos 30 और ये कितना F नॉट sin 30, राइट. अब टोटल देखो क्या हुआ. दिस विल बैलेंस दिस, ये कैंसिल हो गया. ये कितना हो गया 2F नॉट sin 30. 2F नॉट sin 30 कितना हुआ 2F नॉट sin 30. sin 30 इज हाफ, तो दैट इज इक्वल टू F नॉट. इन दोनों का सम, ये F नॉट इक्वल हो गए तो ये भी कैंसिल, तो टोटल कितना हो गया 0. ठीक है, बट आप ना यहीं पे कर सकते हो इसको ऐसे. यहाँ पे ये एंगल दिखाओ 120 120 120, राइट. सिंस ऑल द फोर्सेस आर इक्वल and angle between two consecutive are also equal, so resultant is 0. then you need not to do this much work. ठीक है, बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे. अब स्कूल का तो भाई अब भगवान मालिक है. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों. नाउ क्वेश्चन 8. electrostatic force on a small sphere due to another small sphere is this. What is the distance between the two spheres? Distance between two spheres निकालना है तो फोर्स हमें मालूम है, दोनों चार्ज मालूम है. फोर्स कितना है 0.2. K is 9 into 10 to the power 9. एक चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम. 0.4 माइक्रोकूलम हो गया 4 into 10 to the power -7. दूसरा चार्ज 8 into 10 to the power -7. एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है. निकल जाएगा, राइट. द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट. सेम, जो फर्स्ट सेकेंड पे लगाएगा वही सेकेंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा. ठीक है, तुम्हारा नाम आर्यन, तुम्हारा वेदांत. ठीक है, तुम पिछली क्लास में थे दोनों. पिछली क्लास में कौन गायब था? सारे थे. कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट. 9th, चेक द रेशो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो. देखो ये और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने यही निकाला था रेशो, और इसमें भी यही है. तो ये दोनों सेम चीज है. वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन वाला. ओके, हो जाएगा ना. क्वेश्चन नंबर 10, ये तो पता होगा. पूछना तो नहीं है किसी को 10? नहीं. हाँ, द रेशो सिग्निफाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू strength of gravitational force. यानी how stronger the electric force is in comparison to gravitational force. ठीक है, how strong is electric force in comparison to gravitational force. Next is 12. 12 से पहले कोई है? नहीं. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of body. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. देखो, initially both are neutral. So net charge equals 0. इनिशियली दोनों न्यूट्रल हैं तो नेट चार्ज 0. आफ्टर रबिंग देम equal and opposite charge appear on them. Equal and opposite charge
appear on them, right? That is plus q and minus q. So final charge is equal to plus q minus q is equal to 0. ठीक है, आगे एक लाइन लिखोगे, since initial final charge is same as initial charge, so charge is conserved. 13 हो गया, 0 आएगी है ना? किसी को पूछना है? 13 आरुषि, रिया, नहीं. 14 a polythene piece rubbed with this wool is found to have a negative charge. Estimate the number of electron transferred from which to which. देखो, wool has negative charge, polythene and wool. Polythene piece rubbed with wool is polythene is negative, right? And wool is positive. और ये वही फिनोमेना है जो मैं बोल रहा था आपको कि जब हम विंटर में वूलन्स पहनते हैं तो ये पॉलीथीन और द प्लास्टिक चेयर, दीज आर द सेम थिंग. तो ये वूलन और प्लास्टिक चेयर के बीच में भी होता है चार्जिंग, राइट? तो इलेक्ट्रॉन किससे किस में गए? जो पॉजिटिव चार्ज हुआ उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए और जो नेगेटिव चार्ज हुआ उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम wool to polythene, right? Then number of electron transferred is charge upon total charge on electron, and charge कितना है? 3 into 10 to the power minus 7 and 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा. इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? देखो, अब ये बहुत डिप्लोमेटिक रिप्लाई देना पड़ता है इसको, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं. कॉन्सेप्चुअली तो मास ट्रांसफर होता है, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है. तो हम इस स्टेटमेंट में दोनों चीजें लिख देते हैं, ठीक है? दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने? मैं यहां से देख ले रहा हूं, आंसर नहीं दे रखा, चलो निकाल लेते हैं. अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 टू द पावर 12, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, राइट? सो मास ट्रांसफर्ड अगर आपने इतना कर दिया ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ठीक है? अब इसके आगे लिखो, बट दिस मास इज नेग्लिजिबल, sorry, but this mass is negligible. So practically mass remain unchanged. अब ऐसे लिखो तो उससे क्या होगा कि दोनों ही चीजें हो जाएंगी. Question number 15. Two insulated charged copper sphere A and B have their center. इसका लास्ट पार्ट पूछा था ना? ये बिल्कुल वैसा सही है जो हमने उसमें किया था, सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन था. Suppose the sphere A and B identical size. पहले तो चार्ज है ये, चार्ज तो दे ही रखा है इनके ऊपर, है ना? कितना? 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. चार्ज इज गिवन 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस
7, राइट। अब ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं? 50 सेंटीमीटर पे। ए बी, R is 0.5. This all is given to us. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first. हम इसके कांटेक्ट में लाए एक अनचार्ज को, तो व्हाट हैपेंड, ये Q ये 0, तो दोनों पे कितना हो गया? Q/2 Q/2। तो A पे चार्ज अब Q/2 हो गया। देन इट इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। अब इसको सेकेंड को यानी C को, C पे चार्ज Q/2 आ गया, इसको B के कांटेक्ट में लाए, तो अब चार्ज कितना कितना हो गया? 3Q/4 एंड 3Q/4, राइट। तो इसके ऊपर अब चार्ज 3Q/4 हो गया, राइट। और डिस्टेंस तो सेम है, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? अब फोर्स हो जाएगा दैट इज K/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R², दैट इज 3/8 KQ² अपॉन R²। अब इसको सॉल्व कर दो। Q की वैल्यू हमको दे रखी है, R की वैल्यू भी दे रखी है, राइट। डन। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करने को दिया था, उसमें आप लोग स्टक हो गए थे। कुछ पूछ रही है रिया? क्या क्वेश्चन सेकंड? राइट, एक मिनट, मैं क्लास के बाद बताता हूँ, मैं किया था वो उधर बता दूंगा, ओके। अभी बीच में किसी टाइम बता दूंगा, राइट। नाउ MCQ में एक क्वेश्चन नंबर 15 मैंने दिया था लास्ट क्लास में करने के लिए, ठीक है? हो गया था? हाँ, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 MCQ। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 4Q, इसके बीच में एक थर्ड चार्ज Q प्लेस्ड है, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ये वाला चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। जब तक वो नेगेटिव नहीं होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव हो गए तो सारे भाग जाएंगे आपस में। अब एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव पे ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, इस पॉजिटिव पे ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो ऑल चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो दैट इज फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ चार्ज विल इट बी। अगर पूछा होता सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केस में होता, लेकिन सिस्टम है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव हो या दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव हो, ओके, राइट। अब हमें टोटल डिस्टेंस दे रखा है d, टोटल डिस्टेंस दे रखा है d, और ये हमने चार्ज प्लेस किया x पे, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, तो ये d माइनस एक्स, राइट। अब इस पे दोनों की वजह से फोर्स 0 होगी, ओके। 1 2 3, सो दिस इज F31, this is F32. So F31 should be equal to F32, F31 K Q Q। जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। देन F32 is how much? K Q 4Q अपॉन D माइनस एक्स स्क्वायर। K Q Q K Q Q कैंसिल हो गया, 1/x इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स। इसको वो किया, स्क्वायर रूट लिया, तो इससे आ गया x इज इक्वल टू D/3, राइट। इससे आ गया x इज इक्वल टू D/3। अब हमको Q की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी एक और चार्ज ले लो,
और उसको इक्विलिब्रियम में कर दो, कोई भी एक, फर्स्ट या सेकंड, राइट। सेंटर वाले से हमेशा आपको डिस्टेंस मिलेगा और कोई भी साइड वाला लोगे उससे उनके बीच में रिलेशन मिलेगा। तो अगर मैं ये लेता हूं फर्स्ट, तो थर्ड इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज F31 F13, और ये सेकेंड इसको रिपेल करेगा F12। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। नाउ F12 शुड बी इक्वल टू F13। ओके, इस तरह से लिखने से क्या होता है, हमको ये पता होता है 1 और 2 के बीच का लेना है सब कुछ। तो 1 और 2 में चार्ज क्या क्या हुआ, K, Q, 4Q, एंड डिस्टेंस इज D। देन 1 और 3, K, Q, Q अपॉन X। X हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, कितना, तो D/3 स्क्वायर। अब इसमें से K एक Q, K एक Q, ये हो गया 4Q अपॉन D स्क्वायर, एंड दिस इज Q इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन D स्क्वायर। D स्क्वायर कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू कितना, 4Q/9, एंड फाइनल आंसर शुड हैव माइनस। हम इससे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और नेगेटिव हमने अलग से कैलकुलेट किया। सो द चार्ज विल बी -4Q/9। कौन सा हुआ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और जब आप MCQs में होते हो, ये तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, MCQs में होते हो, तो जब आपके पास D/3 आ गया और ये पता चल गया कि थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा, तो फिर वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें D/3 के साथ नेगेटिव है, तो ये भी जुगाड़ कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं तो इसलिए मैंने कर दिया पूरा, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछने किसी को नहीं। अभी नेक्स्ट क्लास में तुमको MCQ करके आने हैं, ठीक है। 1-2 MCQs मैं करा देता हूँ अभी, जिनको करने में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो मैं अभी करा देता हूँ, बाकी आराम से कर लोगे, लेकिन कर लेना। हाँ, फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन 13 में प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है, वो मैनेज करना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अभी करो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ आइडिया कैसे होगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। कैसे? फोर्स आ गया, ये हमारा एक चार्ज है Q, इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक मान लो छोटा Q, तो दूसरा कितना, Q माइनस Q, एक छोटा Q और एक Q माइनस Q, राइट। अब इससे फोर्स निकालो, फोर्स क्या आएगी, Q माइनस Q अपॉन R², राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है। व्हाट वी वांट, F मैक्सिमम, और किस पे डिपेंडेंट है, स्मॉल q पे। वेरिएबल क्या है, 2 ही वेरिएबल है ना, कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं,
एक फोर्स और एक क्यू, ठीक है। इफ y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x, राइट। तो इस यहां पे कौन डिपेंड कर रहा है, किस पे, f डिपेंड ऑन q, देन y इज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए होता है, ठीक है। अगर मुझे मिनिमम निकालना होता है तो भी ऐसे होता है, मैक्सिमम निकालना होता है तो भी ऐसे होता है। y इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन dy by dx इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें क्या जीरो करेंगे, df by dq, यानी फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे q के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, वो फैन बंद कर दिया अश्वित, ठीक है। df by dq इज इक्वल टू 0 करके आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके आप लोग देख लेना। बाकी एक जुगाड़ मैं बता देता हूं, ठीक है। कोई भी दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट है, सो देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल, दैट्स रूल ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी दो नंबर का सम अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल। लाइक मान लो Q 8 है, तो हम इसको 1 और 7 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 6 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 और 4 में डिवाइड कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है, 4 और 4 में। सो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज इक्वली डिवाइडेड, यानी कितना, Q/2 Q/2, दोनों पे Q/2 आ जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, राइट। और ये सब जो मैं बताता हूँ इनको याद करते रहो, ये बहुत, ठीक है, टिपिकल टाइप ऑफ जुगाड़ है। इफ सम इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q, दो पार्ट में डिवाइड किया, टोटल तो कांस्टेंट है कितना, Q, सो देन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन दे आर इक्वल, राइट। तो कितना, Q/2 Q/2, राइट। और बाकी मैथमेटिकली डिफरेंशिएट करना आता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर 9 होगा तो 4.5 4.5, क्या बोली, देखो ये आ गया था। अगर हम f को q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, df by dq इज इक्वल टू 0 कर दो, तो जो भी q की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, दैट इज वन वे, ओके। ठीक है ऋषि। एंड द अदर वे, कभी भी अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लिकेशन कब मैक्सिमम होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं। यानी Q एंड Q माइनस Q का मल्टीप्लिकेशन, यहां पे हम ये मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं ना, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं, राइट। दोनों इक्वल हो गए तो Q किसके बराबर आ गया, Q/2 के, ओके। सो देन Q इज इक्वल टू Q/2, ठीक है बच्चा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21, दो पॉइंट चार्ज है -Q एंड +2Q, ठीक है। Where should a third point charge be placed so that it is in equilibrium, राइट। कहां पे प्लेस करें, देखो बीच में तो कर नहीं सकते, बीच में तो कर नहीं सकते, या तो हम लेफ्ट साइड करेंगे या राइट साइड करेंगे, ठीक है। अगर मैं राइट साइड करता हूं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2, ओके।
तो ये वाली फोर्स कम हो जाएगी, ये वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? चार्ज ज़्यादा, डिस्टेंस कम, राइट? चार्ज ज़्यादा हो गया और डिस्टेंस कम हो गया, तो ये वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस साइड रखता हूं तो जो चार्ज ज़्यादा उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा, जो चार्ज कम उससे डिस्टेंस भी कम। सो हमेशा जो हमें, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाती है, दैट इज ऑलवेज क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज एंड अवे फ्रॉम द लार्जर चार्ज, छोटे चार्ज के पास और बड़े से दूर। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो, ये 1, ये 2, ये हमने थर्ड चार्ज रखा, राइट? ये मान लो Q, ओके, कोई सा भी मान लो, प्लस या माइनस, वो डजेंट मैटर। ठीक है, प्लस ही है तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया F31, और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो कितना हो गया F32, राइट? अब फॉर द इक्विलिब्रियम F31 शुड बी इक्वल टू F32, F32, तो पहले F31 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हुआ K Q अपॉन R1 स्क्वायर, F32 कितना हुआ K 2Q अपॉन R2 स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब इनको मैं इक्वल करूं अगर, तो Q अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 2Q अपॉन R2 स्क्वायर, Q Q, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस R1 स्क्वायर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। R2 R1 से ज़्यादा होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस इससे ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट चार्ज से, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा जब हम इस साइड रखेंगे। अब अगर मैं इस साइड रखता हूं इस चार्ज को, ठीक है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट Q माइनस Q, ये सेकेंड प्लस 2Q, और ये थर्ड दैट इज Q. Now this distance is R1, this distance is R2. Now R2 is greater than R1, right? So एक सिंपल रूल है, बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के पास, बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के पास, ये हर जगह होगा। ओके, मान लो मेरे पास एक ये चार्ज है Q और एक ये चार्ज है 4Q, ये मेरा सेंटर है, और मुझे एक चार्ज Q रखना है जो इक्विलिब्रियम में रहे इसके बीच में, तो सेंटर से किस साइड रखूंगा? इस साइड, यहां कहीं रखूंगा, बड़े चार्ज से दूर और छोटे के पास, राइट? समझ में आ गया? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी, ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस Q। समझ में आया?